हाँ तो बच्चों हम देख रहे थे तरंगे। जब समुद्री सतह पर हवा चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज हवा चलती है उतनी ही बड़ी तरंग होती है। मतलब जितनी ही तेजी से हवा चलेगी उतनी बड़ी क्या होगी, तरंग भी होगी। देखा आपने? तो इस तरह से हम देखते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार क्या होता है, उठता है, गिरता रहता है, उठता है और गिरता रहता है, जब क्या होता है, महासागरीय सतह पर जल लगातार क्या करता रहता है, उठता है, मतलब तरंगों के रूप में उठता है और वापस गिरता है, तो इन्हें ही तरंगे कहते हैं। तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने देखा तरंगे क्या होती है। जब समुद्री सतह पर हवा चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज हवा बहती है उतनी ही बड़ी तरंग होती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो हमने तरंग के बारे में जाना कि तरंग किसे कहते हैं। जब मान लीजिए तेज तूफान आता है, आपने देखा होगा ना, कई बार बहुत तेजी से तूफान आता है, हवाएं चलती है बहुत तेजी से, तो उतनी ही तेजी से तरंग उठती है, मतलब उतनी ही बड़ी और उतनी ही विशाल तरंग उठती है। ठीक है, उतनी ही विशाल तरंग उठती है। तूफान में तेज वायु चलने पर, तूफान में तेज वायु चलने पर, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, वायु यानी हवा। तूफान में तेज जब वायु चलती है यानी हवा चलती है तो क्या होती है, विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। अत्यधिक क्या हो सकता है बच्चों, विनाश हो सकता है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। और भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे जल के नीचे भूसंकलन के कारण जल अत्यधिक विस्थापित होता है। के कारण, भूसंकलन के कारण महासागरीय जल क्या होता है बच्चों, विस्थापित होता है।
होता है। जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, जल के नीचे क्या होता है, भूस्खलन होता है, तो जल महासागरीय जल विस्थापित होता है, मतलब ज्यादा तेज चलता है। परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल क्या होती है, ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी भूकंप अगर आते हैं तो क्या होता है, इससे 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें क्या हो सकता है बच्चों, उठ सकती है। समझ में आया आपको? जिसे कि हम सुनामी कहते हैं। जब तरंगें इतनी ऊंची उठ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सुनामी। क्या कहेंगे, सुनामी आ गई, जो क्या करती है, हमारे आसपास के इलाकों को या उस स्थान पर जहाँ पर महासागरीय तरंगें उठी है, जहाँ पर पानी बहुत मात्रा में इधर उधर पूरे इलाकों में फैल जाता है, वहाँ पर क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। अब तक देखो, सबसे जो विशाल सुनामी है वो 150 मीटर तक मापा गया है। कितना? 150 मीटर तक। उसमें क्या होता है कि 150 मीटर तक लहरें क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ठीक है बच्चों, और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती है। ये तरंगे, सुनामी वाली तरंगे, सुनामी आने पर ये तरंगे, मतलब जिससे कि सुनामी आती है, जो ये तरंगे होती है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से 700 प्रति किलोमीटर 700 किलोमीटर प्रति घंटे से 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। अधिक गति से चलती है। ठीक है बच्चे, जब सुनामी आती है तो जो ये तरंगे होती है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। और 2004 में सुनामी से भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक क्या हुआ था, विनाश हुआ था, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंदिरा पॉइंट क्या हो गए थे, डूब गए थे। जब 2004 में सुनामी आई थी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इस नुकसान के चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या हो गए थे, डूब गए थे। किसमें? पानी में, क्योंकि यहाँ पर पानी अधिक मात्रा में है, तटीय इलाके कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्वार भाटा, तरंगों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो दूसरा भाग है इसका, ज्वार भाटा। महासागर की जो गति होती है इसको हमने पढ़ा था, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से, दिन में 2 बार नियम से जब क्या होता है, जल का उठना व गिरना, महासागरीय जल का, महासागरीय
जल का क्या उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। भाटा कहलाता है। ठीक है, महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा कहलाता है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जब ज्यादा ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। बहुत ऊंचाई तक जल जाता है और जो जल क्या करता है, तट के एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर देता है बच्चों? डुबो देता है। तब उसे ज्वार कहते हैं। तब उसे ज्वार कहते हैं। मतलब बहुत ऊंचाई तक जाता है पानी तो और उठ करके कहाँ आ जाता है? तट के हिस्से को क्या कर देता है? डुबो देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है, जब जल अपने निम्न स्तर पर आ जाता है, आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, एवं तट के पीछे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तट के पीछे। जब निम्न स्तर पे आ जाएगा तो जल कहाँ चला जाएगा? तट के पीछे। तो उसे भाटा कहते हैं। तो उसे भाटा कहते हैं। देखो बच्चों, ज्वार आपने देखा कि जब क्या होता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर उठ करके जल क्या कर देता है? एक बड़े तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो वो ज्वार कहलाता है। लेकिन जब जल अपने निम्न स्तर पर आ जाता है, मतलब वापस नीचे आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, और तट के क्या हो जाता है? पीछे चला जाता है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ज्वार भाटा, जो कि क्या होता है? अत्यधिक तेज जब क्या हवा चलती है उसके कारण आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है तो उसके कारण क्या होता है? सुनामी भी आती है और समुद्र के अंदर ज्वार भाटा भी आता है। समझ में आ रहा है ज्वार भाटे के बारे में? दो चीजें हो गई, तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गया। अभी देखो, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तब भी क्या होता है? कई बार इसकी स्थिति होती है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे ज्वार भाटे में। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है ज्वार भाटा, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली
गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। देखो बच्चों, हम इसको थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार से। देखो, ये तो है लघु ज्वार भाटा जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये जब सूर्य का स्थिति ये रहती है तब तो क्या होता है, लघु ज्वार भाटा आता है। और जब सूर्य की स्थिति आपको बताई जाएगी इस प्रकार की होती है, जब वृत्त ज्वार भाटा आता है। ये देखिए सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। ये हमारी बच्चों क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। ये आपका चंद्रमा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये क्या है बच्चों, चंद्रमा है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल में अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आता है, ठीक है। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है तो क्या होता है, उच्च ज्वार भाटा आता है। लेकिन जब क्या होता है, चांद एवं सूर्य, लेकिन जब चांद अपने प्रथम में अंतिम चतुर्दाश में होता है तो चांद में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में, जब विपरीत दिशा में बल लगता है तब क्या होता है, लघु ज्वार भाटा आता है। जब इसका जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो विपरीत दिशा में लग रहा है। कौन सी दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में, तो महासागर जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप उसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये देखो, लघु ज्वार भाटे का रूप है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। कौन सी दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर जो ज्वार भाटा आएगा ना समुद्र के अंदर, वो कैसा आएगा बच्चों, लघु ज्वार भाटा आएगा। और लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सीध में, मतलब एक ही दिशा में लगता है, तब कैसा आता है, उस समय जो आता है ज्वार भाटा, उधर ज्वार भाटा आता है। देखो, विपरीत दिशा में आपने देखा, ये चंद्रमा है, इधर पृथ्वी और इधर सूर्य आ गया, तो ये विपरीत हो रहा है। लेकिन जब ये तीनों एक जैसे सीधा आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा भी क्या है, बिल्कुल बीच में आ जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है, ये पृथ्वी इधर हो जाएगी, ये आपके चंद्रमा हो गया बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। क्या हो गई बच्चों, पृथ्वी। ये तो आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है। और ये आपका हो गया चंद्रमा, ये चंद्रमा हो गया। तो इस समय जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है, और चाहे ये जब सूर्य के पास में पृथ्वी और चंद्रमा उधर होता है तब भी क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो हमने इस चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे। जब पृथ्वी का जल, जब पृथ्वी का जल, पृथ्वी का जल, पृथ्वी का जल मतलब महासागर का जल चंद्रमा के निकट होता है, चंद्रमा के निकट होता है, यानी कि चंद्रमा के पास में होता है। तो एक सीध में होती है ना, पृथ्वी के पास ही था चंद्रमा, ठीक है। तो जल भी क्या होगा, पास में होगा, निकट ही होगा। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, उस समय चंद्रमा के
गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, मतलब आकर्षित होता है। बल से जल क्या होता है? अभिकर्षित होता है, यानी आकर्षित होता है, अभिकर्षित होता है। तो जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, जिसके कारण आते हैं। जब क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती है, जो मैंने आपके चित्र के माध्यम से बताया था। उस समय क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल क्या हो जाता है? पृथ्वी के निकट हो जाता है। किसके पास आ जाता है? पृथ्वी के निकट होता है, यानी कि पृथ्वी के जल के निकट होता है। तो उस समय क्या होता है? ये इससे आकर्षित होता है जल, और इसके कारण क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। समझ गए बच्चों? आगे हम देखेंगे पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में, जब क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, जैसे पहले बताया था ना, उच्च ज्वार भाटा आता है। तो इधर देखो, आपने सूर्य था या पृथ्वी थी और या चंद्रमा था, तो क्या हो रहा था? उसमें भी तीनों आपस में मतलब एक ही दिशा में थे, और पृथ्वी के पास में क्या था? चंद्रमा था, यानी पृथ्वी के जल के पास में चंद्रमा था। तो उच्च क्या आ रहा था? ज्वार आ रहा था। अब इसमें देखो, जब पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, तीनों एक ही सीध में होते हैं। जैसे कि ये तो आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो ये तीनों एक ही सीध में है बच्चों। किसमें है? एक ही सीध में। कब? जब पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में एक ही सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस समय सीध में होते हैं तो सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, उन्हें हम वृत्त ज्वार कहते हैं। तो हमने ज्वार के प्रकार भी देख लिए इसमें, लघु ज्वार, ठीक है, उच्च ज्वार, और तीसरा क्या हो गया? वृत्त ज्वार। तो इस तरह से ज्वार उठते हैं, ठीक है। और तो क्या होता है? आपने ये सब देख लिया हमने, ठीक है। अब हम जब ज्वार दो संचालकों का सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जो ज्वार होते हैं, ये क्या कर देते हैं? तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, ठीक है। अगले जब ज्वार ऊंचा आता है, अगर ऊंचा आता है, तो उसके साथ में मछलियां क्या हो जाती है? तट पर आ जाती है। इससे मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो मछलियां पकड़ने में भी जो ऊंचे ज्वार होते हैं, वो क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी मदद मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ लेते हैं। ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जो ज्वार भाटे का उपयोग होता है ना बच्चों, जब ज्वार ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, तो
तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हम विद्युत को भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके फायदे ये तो मछुआरे आसानी से मछली पकड़ सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि हम विद्युत भी आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमने ये देखा ज्वार भाटे के बारे में। अब आती है आपकी महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं ये भी किस लिए होती है, ये भी महासागरीय गति के कारण उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा हो गया, तरंगे हो गई, और अब आपकी आती है महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय धाराएं हम इसे कहते हैं महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में और महासागरीय सतह पर क्या करती रहती है, नियमित रूप से बहने वाली, नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, जल की धाराएं होती है। ठीक है, नियमित रूप से बहती है और निश्चित दिशा में बहती है, उसे हम क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी भी हो सकती है। महासागरीय धाराएं गर्म में ठंडी भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है बच्चों, गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं गर्म धाराएं भूमध्य सागरीय रेखा साधारणतः महासागरीय गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, प्रवाहित यानी उधर चलती है, प्रवाहित होती है, ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक है, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से ठंडी धाराएं ध्रुवों तथा उच्च
अक्षांशों से उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। देखा बच्चों, धाराएं गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः महासागरीय गर्म धाराएं इससे भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जो ठंडी धाराएं होती है ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों उष्णकटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। उच्च से निम्न की तरफ जाती है जो ठंडी धाराएं होती है। इस प्रकार से उच्च और ठंडी धाराएं भी होती है। जो लैब्राडोर महासागरीय धारा है वो क्या है? शीत धारा है, मतलब शीत जल धाराएं होती है। जबकि गल्फ स्ट्रीम की क्या होती है? गर्म धाराएं होती है। गल्फ स्ट्रीम है, बाकी जो धाराएं कैसी है? महासागरीय गर्म है, लेकिन लैब्राडोर की जो धाराएं होती है वो कैसी होती है बच्चों? ठंडी होती है। ठीक है, तो हमने ये दोनों दो प्रकार की धाराओं के बारे में पढ़ा। इसमें भी हमने देखा जो लैब्राडोर की धारा है वो कैसी है? ठंडी है, और जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो कैसी है? गर्म है। महासागरीय धाराएं किसी भी स्थान के किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, तापमान को क्या करती है? प्रभावित करती है। और क्या करती है? जिस स्थान पर गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, गर्म धारा से स्थलीय तापमान गर्म हो जाता है। जब गर्म धारा चलती है तो वहां तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म या शीत धाराएं मिलती है, जिस स्थान पर गर्म तथा शीत धाराएं मिलती है, दोनों धाराएं क्या होती है? मिलती है। वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मतलब क्षेत्र माना जाता है। विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य यानी मछली मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छा मछली पालन होता है, माना जाता है। जब दोनों धाराएं जापान के आसपास तथा उत्तर अमेरिका में पूर्वी तट पर इसी तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। जापान में और अमेरिका के पूर्वी तट पर हमें इस प्रकार के मिलते हैं। क्या कि वहां पर दोनों प्रकार की क्या मिलती है? धाराएं मिलती है, जिससे वहां पर मछली पालन अच्छे से होता है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं होती है वहां कोहरे वाले मौसम बनते हैं। क्या ये दोनों धाराएं मिलती है वहां पर क्या छाया रहता है? कोहरा छाया रहता है। ठीक है बच्चों, और फलस्वरूप नौ संचालन में भी बाधा उत्पन्न
उत्पन्न होती है। जो नौका चलाते हैं उनमें क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है जहाँ दोनों धाराएं मिलती है। तो आज हमने भाग 2 पढ़ा। ठीक है बच्चों, हमने इसमें देखा कि महासागरीय गतिमान में क्या क्या चीजें होती है। 3 तरंगे होती है, ज्वारभाटा होता है और धाराएं होती है। तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब आप लोग इसको पढ़ना बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। इसका भाग 2 है, ये पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।